हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य एवं भाषा चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा है ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि जब आपको समझ में आता है, आप लाभ उठा पा रहे हैं, तो तभी हमारा परिश्रम सफल है। तो चलिए, कविता जो शेष कविता है, पहले हमने मौन निमंत्रण कविता पढ़ी थी, उसका शेष जो है अब हम भाग 2 में पढ़ेंगे। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मदमास, विधुर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच श्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। संदर्भ हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बताएंगे। तो संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद में प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित कविता मौन निमंत्रण का एक अंश है। प्रस्तुत पंक्तियों में छायावादी कवि प्रसंग है। ये प्रस्तुत पंक्तियों में छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत उस समय की प्रकृति का वर्णन करते हैं जब वसंत ऋतु के आगमन पर चारों ओर से फूल खिल जाते हैं। तब ऐसा लगता है मानो फूल से निकली सुगंध के द्वारा अज्ञात सत्ता अपने अस्तित्व का बोध कराती है। कवि उस सत्ता को जानने के लिए उत्सुक है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता जब मदमास, विदुर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोचास। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए वसंत को नायक एवं पृथ्वी को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। देख वसुधा का यौवन भार, यौवन माने युवा अवस्था में जब वसुधा आ जाती है, माने जब वसंत ऋतु आता है तो चारों तरफ हरी भरी पृथ्वी हो जाती है, खूब फूल दिखाई देते हैं, सजी हुई दिखाई देती है। तो कवि क्या कल्पना कर रहा है उसको देख करके कि युवा अवस्था में है वसुधा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा कि बसंत जो है वो क्या है, नायक है, और पृथ्वी क्या है, नायिका है। अब नायक के आने पर नायिका जो है खूब सज धज के बैठी है। वो बात कहते हैं कि कवि कहता है कि जब पृथ्वी अपने यौवन से युक्त होती है तब बसंत रूपी भ्रमर उसके चारों ओर गुंजार करने लगता है। विधुर उड़ के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, सोच्छ्वास माने सांस लेने लगते हैं, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। जिस समय अधखिली कलियां फूलों के रूप में सुगंध फैलाती हैं, उस समय फूल सांस लेते हुए खिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि फूल सांस ले रहे हों। जिस समय अधखिली कलियां फूलों के रूप में सुगंध फैलाती हैं, जब खिलने लगती सुगंध फैलती है तो ऐसा लगता है कि फूल सांस लेते हुए खिलते हों। कवि को लगता है कि वह वियोगी हृदय की प्रिय मिलन की मधुर इच्छा अधरों से फूटकर वातावरण में व्याप्त हो गई हो। माने वियोगी जो है वो अपने प्रिय से मिलने के लिए लंबी सांसें ले रहा हो, क्यों हृदय की प्रिय मिलन की मधुर इच्छा अधरों से फूटकर वातावरण में व्याप्त हो गई हो। क्या देखिए, विधुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास, कुसुम माने फूल, जब उसके खिलने लगते हैं फूल, सोच्छ्वास माने जब कलियां खिलती हैं तो हल्की हल्की सी सरसराहट सी होती है कहते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि कुसुम जो फूल हैं वो श्वास माने सांस ले रहे हैं लंबी, और वो सांस जो है कभी क्या कल्पना करता है कि विदुर, विदुर माने जो अपनी प्रिय से अलग हो। यहाँ पर विदुर उसको कहते हैं जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वैसे मतलब ये हुआ, लेकिन कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है कि लगता है वियोगी हृदय, भाई विदुर भी तो जब प्रिय से अपने अलग हो जाएगा तो वियोगी, वो भी वियोगी हो गया। तो वियोगी हृदय की प्रिय मिलन की मधुर इच्छा अधरों से फूटकर वातावरण में फैल गई हो, ऐसा लगता है। कब लगता है? जब कलियां फूलों के रूप में बनने लगती हैं और अपनी खुशबू फैलाते हैं। तो कवि कहता है कि
उस समय फूलों से निकलने वाली सुगंध के बहाने से न जाने कौन मुझे मौन संदेश भेजता है। भाव क्या है? भाव यह है कि अज्ञात सत्ता फूलों की सुगंध के माध्यम से अपने अस्तित्व का बोध कराती हुई मुझे मौन संदेश का निमंत्रण देती है। चलिए आगे चलते हैं। क्षुब्ध जल शिखरों का जब बात, सिंधु में मत कर फे नाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिखरा देती अज्ञात। प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित हैं। रचित मौन निमंत्रण कविता से का एक अंश है। और फिर प्रसंग, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत समुद्र में उठने वाली तरंगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन तरंगों के माध्यम से कोई अज्ञात सत्ता मुझे अपने पास बुला रही, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। व्याख्या देखिए। सिंधु क्षुब्ध जल शिखरों का जलबात, सिंधु में मत कर फेनाकार। कविता देखिए। क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात, सिंधु में मत कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार। छायावादी महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है कि सागर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। क्षुब्ध जल शिखरों का जब बात, और सागर की ऊंची ऊंची लहरें पवन रूपी सागर को मत कर सागर में बुलबुलें उत्पन्न कर देती हैं। जब सागर में लहरें उठती हैं और फिर गिरते हैं, ऊपर से गिरती हैं दोबारा पलट के, तो क्या होता है? बुलबुलें उठते हैं। तो वो वही कह रहे हैं क्षुब्ध जल। उनका मतलब क्षुब्ध जल माने कि जब मथ के एकदम जैसे कोई दुखी होके घबरा के जैसे ऊपर भागता है, तो इन्होंने क्षुब्ध जल कहा इसको, कि जब क्षुब्ध जल ऊपर जाता है, शिखरों के समान ऊपर उठता है, हवा से जाके वो टकराता है और मथता, क्योंकि उस समय हवा बहुत तेज चल रही थी, तो मथने की बात तभी कहा कवि ने। और मथ कर जब वो नीचे गिरता है फेनाकार रूप में, बुलबुले, वो लहरें जो है बुलबुले उठाती हैं, उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि सागर की ऊंची लहरें पवन रूपी सागर को मत कर सागर में बुलबुले उत्पन्न कर देती है, बना बिथरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। और फिर अज्ञात रूप में अपने बनाए हुए बुलबुलों के संसार को नष्ट कर देती हैं। हमने आपको बताया कि जैसे बुलबुले उठे और फिर आकर वो तो समाप्त हो जाते हैं, तो कभी सब अपना मानवीकरण किया है उसमें। तो कह रहा है कि वो जो बुलबुले हैं वो फिर क्या करते हैं कि उस संसार रूप जो को नष्ट करते हैं। बुलबुलों का जो संसार है ना, काफ़ी बुलबुलें हैं, तो कवि ने उसको संसार कह दिया, बुलबुलों का संसार, तो उसको नष्ट कर देती है। उस समय कवि कहता है कि उन ऊंची ऊंची लहरों को देखकर ऐसा लगता है कि अपने हाथों को उठा उठा कर मुझे बुला रही हूँ। अब कभी आपने देखा हो, जैसे समुद्र में है, ऊंची लहरें उठती हैं, बहुत ऊंची उठती हैं, तो कभी को कैसा लगता है उनको देख करके कि जो है ये लहरें जो उठती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये अपनी ओर निमंत्रण दे रही हूँ, मुझे बुला रही हूँ। कोई अज्ञात सत्ता ऐसी है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है, और कभी क्या है उस समय देख करके व्याकुल होता है, व्यथित हो जाता है। अब इसका विशेष क्या होगा? विशेष विशेष लगभग सभी का एक है, अलंकार अलग होता है, फिर हम आपको लगभग सभी में अलग अलग बता रहे हैं, तो आप ध्यान से उसको देखें। तो अलंकार मानवीकरण, मानवीकरण सभी में है, इसमें मानवीकरण का आरोपण किया है कवि ने प्रकृति में। तो मानवीकरण उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। और छायावादी भाव शिल्प सर्वत्र विद्यमान है इसमें। प्रकृति में मानवीकरण का आरोपण है, हमने बताया पहले। प्रकृति का सजीव चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। अपने आप ही आप बना के जो आप पढ़ते हैं अपने अनुसार विशेष में लिखना चाहिए, ये कोई रटने की बात नहीं है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं तो आप ध्यान से, उसी से संबंधित है सब पैराग्राफ से। प्रकृति के स्वरूप का सुंदर चित्रण किया गया है, प्रकृति के स्वरूप का सुंदर चित्रण किया गया है, और कोमल मधुर पदावली का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं।
स्वर्ण सुख श्री सौरभ से भोर, स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती जब बोर, बिहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के छोर। स्वर्ण सुख श्री सौरभ के भोर। अब पहले संदर्भ हम बोलेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां महान छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित मौन निमंत्रण का एक अंश है। वही जो पहले हमने बोला था। प्रसंग में क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई और इसमें कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर। महाकवि सुमित्रानंदन पंत का कथन है कि जब प्रातःकालीन सूर्य स्वर्णिम किरणों से चारों ओर फैल जाती हैं, स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, जब स्वर्ण किरणें सूरज की स्वर्णिम किरणें फैलती हैं तो वातावरण कैसा हो जाता है? सुख समृद्ध से भर जाता है। भोर माने सुबह। संसार जो है, समस्त संसार जो है कैसा हो जाता है? समृद्धि। श्री माने समृद्ध हो जाता है। सौरभ माने सुगंधित हो जाता है, सुख से भर जाता है। विश्व को देती जब बोर, माने सुख श्री और सौरभ से जब विश्व को सूरज की किरणें बोर कर देती। बोर माने सब पूरे फैल जाती हैं। बोरने का मतलब है जैसे कोई कपड़ा आप पानी में नहीं डुबोते हैं, बोर वो वाला है कि विश्व को देती जब बोर, बिहग कुल की कल कंठ हिलोर, मिला देती भू नभ के चोर। और बिहग माने पक्षी, पक्षियों का समुदाय अपने कोमल सुरीले कंठ से मधुर गीत गाते हुए धरती और आकाश को गुंजित कर देते हैं। ये इन्होंने कहा कि छोर मिला देते हैं, माने आकाश से लेकर के धरती तक जो छोर है, धरती का छोर, आकाश से लेकर के जो नभ का छोर है वहाँ तक आवाज़ जाती। मतलब नीचे भी पक्षी बोलते हैं, ऊपर तक बोलते हैं, नभ तक उड़ते हैं। तो कभी कह रहा है कि बिहग कुल की कल कंठ हिलोर, जो कलरव करते हैं पक्षी बोलते हैं, वो अपने कलरों से धरती से लेकर के नभ के छोर तक को अपने कलरों से मिला देते हैं। न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। अब कवि क्या कह रहा है? तब न जाने कौन अदृश्य शक्ति कवि की अलसाई पलकों को, माने मेरी जो अलसाई पलकें होती हैं उनको खोल देता है। देखो फिर से, न जाने अलस पलक दल कौन, तब मेरी अलसाई हुई पलकें जो होती हैं, मैं नींद में सोया होता हूँ, वो मेरी पलकें पता नहीं कौन सी शक्ति आकर के खोल देती है। और खोल देता तब मेरे मौन, और उसकी तब उससे क्या होता है? अदृश्य सत्ता जो है मुझे मेरे मौन को भंग कर देती है। अर्थात कभी उस अदृश्य सत्ता को जानने के लिए व्यथित हो उठता है कि कौन है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। अब आगे देखिए, तुमुल तब तब में जब एक आकार, ऊँघता एक साथ संसार, भीर झुंगुर के कुल की झंकार, कपा देती निद्रा के तार, न जाने खद्योत्यों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। तुमुल माने बहुत अधिक गहरा अंधकार। तब माने अंधकार, तुमुल माने बहुत अधिक। जब एकाकार माने एक सा हो जाता है। अंधकार जो है जब छाता है तो कुछ दिखाई थोड़ा नहीं देता है। कमरे में देखते होंगे जब अंधकार हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब एक सा हो जाता है। तो ऊँग एक साथ संसार, और जब अंधकार छाता है, शाम रात हो जाती है, तो पूरा संसार क्या होता है? सो जाता है। अब इसका जो है पहले हम मतलब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार प्रसंग बताएंगे। संदर्भ वही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत ने रात के दृश्य का वर्णन किया है। पहले क्या ऊपर था कि सुबह का वर्णन किया था पहले वाले पैराग्राफ में, प्रातःकाल का, और अब रात का है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत ने रात के दृश्य का वर्णन किया है और वर्णन करता हुआ कह रहा है कि जब रात के अंधकार और शांत वातावरण में संपूर्ण संसार ऊँघता है, अर्थात सोता है, उस समय रात के सन्नाटे में उसे झींगुर जानते होंगे आप लोग। झींगुर एक कीड़ा होता है ना, रात में बोलता है अंधेरे में। तो रात के सन्नाटे में मुझे झींगुर के स्वरों का माध्यम से कौन बुलाता है, अर्थात झींगुर के स्वरों में कवि को अज्ञात सत्ता का मौन निमंत्रण
सुनाई पड़ता है ना। तुमुल तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार, भीड़ झुंगुर कुल की झंकार, कपा देती निद्रा के तार। सब समझ में आ रहा होगा अब आपको। तो तुमुल तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार, भीड़ झुंगुर कुल की झंकार। तो व्याख्या देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले, सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। ये भी आपका प्रश्न आ सकता है, जो 2 नंबर 1 नंबर का प्रश्न आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें प्रकृति के सुकुमार कवि पूछे जा सकते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले महाकवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि जब रात में समय संपूर्ण संसार, रात के समय जब संपूर्ण संस्कार अंधकार में डूब जाता है, उस समय सभी व्यक्ति सोने के लिए आतुर रहते हैं, नींद आती है, ऊँघते हैं, है ना। इसमें लिखा ऊँघना शब्द, तो ऊँघते हैं, संपूर्ण संसार माने सो जाते हैं, अर्थात सभी लोग सो जाते हैं और चारों ओर शांति छा जाती है। तब भयभीत झिंगुरों के समूह से उठती हुई स्वर रूपी झंकार, क्या है देखो, भीरू, भीर माने भयभीत, झिंगुर कुल की झंकार, झिंगुर का कुल जो है, समूह है, झुंड है, उनकी झंकार जो है कपा देती निद्रा के तार। मेरी जो निद्रा के तार होते हैं, मैं सोया हुआ होता हूँ, वो मुझे जगा देती है। उस समय मैं उसकी जो झिंगुर झिंगुर की आवाज़ होती है, उससे मैं काँप जाता हूँ, उठ जाता हूँ। फिर क्या है, न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ लिख दिखलाता तब मौन। कभी क्या कह रहा है, खद्योतों माने तारे। तो उस समय जब मैं जो झिंगुर की आवाज़ है उससे मैं जो है उठ जाता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है, उस समय मैं देखता हूँ आकाश में तारे हैं, सब हैं, वो मुझे जो है अपनी ओर निमंत्रण दे रहे हैं, मुझे आने का निमंत्रण दे रहे हैं। तो कभी क्या कह रहा है कि रात में जुगनू की चमक के माध्यम से, वो सॉरी जुगनू नहीं, नक्षत्रों के जो चमक होती है उसके माध्यम से, क्या है इसमें, न जाने खद्योतों, खद्योत माने तारे। तो क्या कह रहा है कभी कि रात में तारों की चमक के माध्यम से न जाने कौन मुझे चुपचाप मार्ग दिखलाता है, अर्थात एक अज्ञात सत्ता मुझे निमंत्रित करती है। अब हम विशेष पढ़ेंगे इसका, बताएंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अलंकार क्या है इसमें, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको कि अलंकार लगभग जितनी भी कविताएं होती हैं, अलंकार अनुप्रास का प्रयोग होता ही है। तो इसमें तो अलंकार की जो अनुप्रास अलंकार की छटा जो है बहुत ही सुंदर बन पड़ी है, दर्शनीय है। कोमलकांत पदावली पूरे कविता में है का प्रयोग हुआ है। कवि ने प्रकृति के माध्यम से अपने मनोभावों का चित्रण किया है, यही सभी में लिखना आपको। हृदय स्पर्शी चित्रण किया है ना, हृदय को स्पर्श करने वाला। छायावादी भाव शिल्प सर्वत्र विद्यमान, सर्वत्र माने सब जगह विद्यमान है। तो ये आपकी पंक्तियां जो हैं, ये व्याख्या हुआ। और अभी इसके कुछ अंश बाकी रह गया है, वो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे उसके साथ में। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।